अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, अपने रिश्तों की जानिब अगर निगाह डाली जाए तो औरत हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बीवी भी है। लेकिन जब इसी मुआशरे पर नज़र डाली जाए, अपनी फिल्मों की जानिब देखा जाए, टेलीविजन स्क्रीन की जानिब देखा जाए, एड्स की तरफ देखा जाए, इंटरनेट पर देखा जाए, तो कभी कभार खातून को, औरत को कुछ इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो कोई तशहीरी मुहिम का एक हिस्सा है, और इसी की बुनियाद पे ये तशहीर की जा रही है। एक बहस होती है, एक गुफ्तगू होती है इस मामले के ऊपर कि क्या ये सही है, क्या ये दुरुस्त है, क्या उस लाइन को कहीं अबूर तो नहीं किया जा रहा जहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की तशहीर नहीं होनी चाहिए थी, हमारा ये कल्चर नहीं है, हमारा मजहब हमें ये तालीम नहीं देता है, या फिर औरत को अगर मर्द के बराबर ही मुकाम चाहिए है तो फिर वही सब कुछ होगा जो एक मर्द के साथ भी होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही डिस्कशन करने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के कुछ जवाबात आप तक पहुंचा सके, लेकिन जाहिर बात है गारंटी नहीं की जा सकती। हमने हमारे पैनल में आज जो सीनियर अफराद मौजूद हैं जो इस मामले के ऊपर कुछ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ और सीनियर कॉलम निगार एंकर पर्सन ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कॉलम निगार और सहाफ़ी तजिया निगार गुल बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन है नादिया मिर्ज़ा साहिबा, टेलीविजन शो करती हैं, एक जानावा नाम है। इसके साथ साथ फनकार भी हैं, गुलकार भी हैं, साबिक मेंबर सिंध सेंसर बोर्ड फ़ख्र आलम साहब भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मेरे ख्याल में गुल बुखारी साहिबा, चूँकि आप एक खातून हैं, सबसे पहले मेरे ख्याल में ओपनिंग रिमार्क्स आपसे लेते हैं। ये जो डिस्कशन है, ये जो डिबेट है कि जनाब औरत को एक प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो इश्तिहारात हो, कभी कभार इस तरह नहीं होना चाहिए, उसको वो मुकाम नहीं देना चाहिए, ये वो जगह नहीं है उसकी, हमारे कम से कम इस कल्चर के अंदर जो उसे देने की कोशिश की जा रही है। डू यू थिंक ये एक वैलिड पॉइंट है? आई थिंक कुछ हद तक वैलिड है और कुछ हद तक शायद नहीं भी, क्योंकि देखें जहाँ एक खूबसूरत औरत को इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह खूबसूरत मर्द को भी किया जाता है। लेकिन जब बेवजह या बेजगह आप इस्तेमाल करते हैं, मसलन मुझे किसी ने एग्जांपल दिया मोटरसाइकिल के ऐड में, अगर खातून मोटरसाइकिल चला रही हों तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। अगर वो उसके ऊपर लेटी हुई दिखाई दे रही हैं तो वो फिर वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिफिकेशन में आ जाते हैं। ये बस एक फ़र्क है कि अप्रोप्रिएट रखिए इस्तेमाल को, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत, चाहे बच्चा। औरिया साहब, आप एग्री करते? अगर चला रही हो तो गलत है? नहीं, अगर चला रही हो तो ठीक है, सॉरी। अगर लेटी हुई है तो गलत है? इतना सादा सवाल है, ना इसका इतना सादा जवाब है। फ्लोरिडा के साइलों पर 1920 में एक लॉन्ग वीकेंड आया। उस लॉन्ग वीकेंड के अंदर कारोबारी हजरात ने एक चीज सोची कि इनको कैसे यहां रखा जा सकता है, और उन्होंने कहा कि ओके, बिकनी सूट्स के अंदर खवातीन का एक मुकाबला कराया जाए। उन्होंने मुकाबला करवाया और एक खातून के सर पे ताज रख दिया गया और कहा गया कि ये इस वक्त मिस अमेरिका है, और उसे मिस वर्ल्ड भी डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर कहा अगले साल हम दोबारा इन्हीं दिनों में मिलेंगे। दोबारा मिले, सारा प्रेस वहां जमा हुआ। उससे पूछा मोहतरमा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा मैं तो एक हाउस वाइफ हूं। अच्छा, आपके बच्चे भी? उसने कहा मेरे 2 बच्चे भी हैं। सारा रोमांस खत्म हो गया। कानून बनाए गए, लफ्ज तहरीर किए गए, शादीशुदा नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। फिर उसके बाद साइज डिटरमिन किए गए। 20 साल तक कहा गया तुम साइज 0 पे होगी तो खूबसूरत लगोगी, 20 साल कहा गया तुम प्लम्पिश होगी तो खूबसूरत लगोगी। जिस साल ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जीती है, 51 टोटल प्लास्टिक सर्जन थे पूरे भारत के अंदर। इस वक्त 57,000 प्लास्टिक सर्जन हैं। औरत बुनियादी तौर पर जब तमाशा बनने से इनकार करती है तो $170 बिलियन की फैशन इंडस्ट्री के ऊपर लात मारती है। आप हैरान होंगे कि लोग हिजाब को मजहबी इशू कहते हैं, मैं इसको इकोनॉमिक इशू कहता हूं। बुनियादी तौर पर वो औरत जो हिजाब पहनती है वो बुनियादी तौर पर एक एहतजाज के तौर पे खड़ी हो जाती है। बाल कल करने वाले और बाल रंग करने वाले। इजाजत दें, चूंकि मेरे ख्याल में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता, मैं नादिया से इस पे कमेंट लेना चाहूँ। नादिया, जो ओरिया साहब बात कर रहे हैं, क्या इसमें हकीकत है? क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर भी आपने पर्सनल एक डिसीजन लिया, आपके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी। ये जो बात ओरिया साहब कह रहे हैं कि वाकई औरत अगर ये फैसला करती है तो उसके ऊपर एक इकोनॉमिक रीजंस भी होती हैं, उसके एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, आप एग्री करती हैं इस बात से?
101% एग्री करती हूँ मंसूर, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये एक बड़ा इशू है जो कि प्रिवेल बड़ा स्ट्रांगली कर गया है और हमें इससे लड़ने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगेन इशू यही है कि हमने मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इशू है, डेफिनेटली औरत के लिए है। औरत थोड़ी सी ओवर एम्बिशियस के चक्कर में भी हम फंसे हुए हैं, बीइंग अ वुमेन हो जाता है कभी कभी, शॉर्टकट्स के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, वो भी हो जाता है। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे औरत को आई कैंडी के तौर पे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपने मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्म की बात की, तो डेफिनेटली वो मेरा अपना एक डिसीजन था और वो कोई डिसीजन किसी प्रेशर में नहीं था, क्योंकि मैंने मीडिया इंडस्ट्री में काफी अरसा गुजारा है। उस अरसे को गुजारने के बाद लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैं मुझे लगा कि मैं अपने आप को एटलीस्ट एस्टैब्लिश कर चुकी हूँ, अब मैं अगर ये ले लूंगी तो कोई फर्क नहीं शायद पड़ेगा। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि कोई नई आने वाली लड़की 4 दफा सोचेगी कि क्या मैं हिजाब लूंगी तो मेरे लिए वो मैं स्पेस एक्वायर कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। नादिया ये बहुत बड़ा सवाल है आज भी हमारे। नादिया क्यों सोचेगी? अगर एक नई लड़की ये बात सोचेगी तो क्यों एग्जैक्टली सोचेगी? क्योंकि देखिए मंसूर, आप मुझे बताएं, हमारे यहाँ अभी जिस तरह से गुलबुखारी बात करी थी कि हमारे यहाँ जिस तरह से एक्सपोज औरत को किया जाता है, उसको तो आई कैंडी बना के रख दिया। वो लड़की सोच रही होगी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पर, एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर मैं स्क्रीन पे नहीं आऊंगी तो पता नहीं मैं अपनी स्पेस एक्वायर कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। ठीक है फखरे आलम साहब, ये जो नादिया ये गुफ्तगू कर रही हैं कि औरत को इस तरह एक प्रोडक्ट बना के रख दिया गया, कसूरवार कौन है इसमें? क्या वो औरत जो ये फैसला करती है कि अगर मुझे ये रोल मिल रहा है, मुझे पार्ट मिल रहा है तो मैं कर लूं, या वो अफराद, वो ऑडियंस जो ये चीज डिमांड कर रही है, जो असल में कंज्यूमर की शक्ल के तौर पे सामने आ रही है कि नहीं जनाब, जिस तरह नादिया ने कहा कि अगर नई लड़की ये फैसला करने की कोशिश करती है तो शायद ये फैसला उसे ना करने में बहुत मुश्किलात हो, लेकिन चूंकि मैं एक्सपीरियंस थी, मैंने ये फैसला कर लिया और मैंने सोचा मेरे करियर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने फैसला उठा लिया। तो आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? वो औरत जो ये फैसला कर ले या वो कंज्यूमर जो ये फैसला करवाने पे मजबूर करे? मेरा ख्याल है कि कसूरवार का तो लंबा चौड़ा डिबेट हो जाएगा, चूंकि तो तारीख में जाना पड़ेगा। औरिया साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त उसका रेफरेंस जो है आपको दे दिया है। लेकिन कंज्यूमरिज्म की दुनिया है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स हैं, चीज़ों के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर एक फैशन मॉडल होगी और आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो बिल्कुल जो है वो बुरके में रहेगी, तो वो फैशन मॉडल नहीं हो सकती, क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट है, वो उनको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये तो आप एक्सट्रीम पे चले गए कि बुरके में चली गए, बुरके में जाए बगैर भी फैशन होता है, क्यों नहीं होता? ओके, फेयर इनफ मंसूर, आई एग्री विद यू, जस्ट लेट मी फिनिश, आई विल क्विकली गेट टू द पॉइंट। मेरे कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे ये इतने सारे फेसेस हैं इसके, इतनी सारी चीजें, औरत किसी भी रोल में हो, किसी भी चीज में हो, हम सबका फर्ज है कि हम उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखें और उसको जज ना करें, क्योंकि ये हमारी जजमेंट के ऊपर भी है ना कि क्या एक खातून जो है वो अगर सर पे दुपट्टा नहीं लेती तो क्या वो बुरी हो जाएगी, और क्या एक खातून है जो बुर्का पहनती है तो क्या वो बिल्कुल ही नेक हो जाएगी? मतलब ये तो क्योंकि आप सेंसर बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, मैं सिर्फ मैं ये क्वेश्चन लेट मी पॉइंट इट टू द पॉइंट में बात कर लेता हूं। मेरा बात उससे नहीं है, मेरा ताल्लुक इस बात से है कि अगर वो सर पे दुपट्टा, मैं यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं दूंगा किसी सूरत, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन आइटम सॉन्ग, चले मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, जो आइटम सॉन्ग्स हैं इसकी क्या जरूरत है? क्या ये वाकई हमारे माशरे में इस तरह होता है? क्या इस माशरे के अंदर इस किस्म के लिबास पहन के इस किस्म के गाने होते हैं? और अगर होते हैं, आप मुझे बताइए, बीइंग इन आप क्योंकि सेंसर बोर्ड से आपका ताल्लुक रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस किस्म के गाने कभी कोई देख सकता है? नंबर 1, पहली बात तो यह है कि फिल्मों के अंदर जो कुछ होता है जरूरी नहीं है कि वो माशरे में और असल जिंदगी में हो, क्योंकि फिल्में फैंटेसी के ऊपर बेस की जाती हैं। फैंटेसी के अंदर लोग क्या क्या इमेजिन करते हैं, डायरेक्टर क्या इमेजिन करता है, स्टोरी राइटर क्या इमेजिन कर रहा होता है, रियली दैट इज समथिंग यू विल हैव टू आस्क देम। दूसरा, जहां तक के ताल्लुक है कि क्या आइटम सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग एक हद तक जो है वो हमारे माशरे के अंदर एक हिस्सा बन गया। हमारे शादी ब्याह के अंदर, मेहंदियों के अंदर उन्हीं आइटम सॉन्ग्स को लगाकर पूरी फैमिली जो है इकट्ठा जो है वो उसके ऊपर डांस कर रही होती है, नाच रही होती है। तो ये अच्छा, अब ये कहना कि जनाब आइटम सॉन्ग लगाओ और कोई बहुत ही बेहुदा आइटम सॉन्ग लगाओ, तो बिल्कुल आप पाकिस्तान की अपनी 80s की 70s की फिल्मों में चले जाएं, हमारे अपने कुछ पर्टिकुलर फिल्मों को आप जाके हिस्ट्री देखें तो आप नहीं देख सकते अपनी फैमिली के साथ बैठकर, व्हिच इज ऑफेंसिव। सो ऑब्वियसली हर माशरे की अपनी सेंसिटिविटीज होती हैं, उस सेंसिटिविटीज के मुताबिक वो माशरा जो है वो गेज करता है कि यार ये क्या चीज जो है मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये बात भी मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें जो पहले एक्सेप्ट नहीं होती थी वो अब एक्सेप्ट होती हैं। ये चेंज वाज़ेह तौर पे आई कांट रियली ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट।
ठीक है, ठीक है, यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ ब्लेम गेम, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, एक ब्रेक मुझे लेनी पड़ी। क्वेश्चन मैं ब्रेक पे जाने से पहले अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने छोड़ता हुआ ये जा रहा हूं कि अगर इस किस्म की बात होती है उसके बाद औरतों के साथ, चाहे इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री हो या ओवरऑल जनरली अगर हम बात करें, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसके बाद जब उनसे बदतमीजी है, ये इस किस्म के वाकयात होते हैं, तो कई बार इस तरह भी हुआ है कि उनका जो हरासर होता है, जो ये जुर्म करने वाला होता है, वो ये कहता है कि मैंने इंस्पिरेशन इन फिल्मों से ली है, उन गानों से ली है, उन सीन से मैंने ये इंस्पिरेशन ली है। तो फिर तब जाके ये कसूरवार कौन होगा, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है ख़वातीन के किरदार की। ख़वातीन को जो किरदार दिया जाता है, चाहे हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्में हो, या ओवरऑल पूरे माशरे के अंदर जहाँ पे तशहीरी मुहिम होती है, वहाँ पे कभी कभार औरत के इस किरदार के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है। अपने पैनलिस्ट के सामने मैंने एक सवाल रखा था कि जब ख़वातीन के साथ इस किस्म की कोई बदतमीजी होती है या हरासमेंट्स के इश्यूज होते हैं, तो फिर उसमें भी कभी कभार जो हरासर होता है, जो ये जुर्म करने वाला होता है, वो ऐसी ही फिल्मों के ऊपर वहां से वो कहता है मैंने वहां से इंस्पिरेशन ली है। हमारी फिल्मों के अंदर भी कभी कभार वो बाउंड्री ही क्रॉस कर दी जाती है कि एक खातून के साथ आप किस हद तक जाके उससे गुफ्तगू कर सकते हैं, या उससे अगर अपना, मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, रोमांस का इजहार भी कर सकते हैं, तो वो भी एक, उसकी भी एक लाइन होती है। कभी कभार वो लाइन भी अबूर कर ली जाती है। गुल बुखारी साहब, जब इस किस्म के सिनेरियोज होते हैं तो फिर वो सवाल नहीं पैदा होता कि मर्द और औरत की ये जो शाना बिशाना एक साथ चलने वाली जो थ्योरी है, उसके ऊपर भी डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं? ये दो अलहदा पॉइंट्स है। मेरा ख्याल है आपने शायद सुना हो, मैंने वाकई आज तक नहीं सुना कि किसी हरासर या रेपिस्ट या किसी ने कहा कि मैंने फलां फिल्म से इंस्पिरेशन ली थी। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्राइम को क्राइम के तौर पे ट्रीट कीजिए। चंद वाकयात कई शायद हो गए नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा इसकी थ्योरीज हैं इसके। अच्छा, अगर कोई कह भी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फेस वैल्यू पे ले लीजिए। क्राइम करने के वजूहात होते हैं और उसको डील करने के दूसरे तरीके होते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं। अब टाइम आप देते हैं 25 सेकंड। दूसरा जो आपका सवाल था कि शाना बिशाना अगर चलेगी तो फिर हरास होगी, नो नहीं, I never said that. अच्छा, सॉरी, प्लीज डोंट मिसकोट मी। नो, देन वो सवाल जरा क्लियर कर दीजिए। मेरा सवाल बेसिकली ये था कि जब हम तो चाहते हैं कि औरत और मर्द शाना बिशाना चलें, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक सिचुएशन इस किस्म की क्रिएट कर रहे हैं तो फिर इस किस्म के वाकयात होते हैं। जब आप अपनी, मैं आइटम सॉन्ग की ही एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। जब आइटम सॉन्ग के अंदर आप इस किस्म के सीन्स दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसी शादी होती है जिसके अंदर कम से कम 500 आदमी उस शादी के अंदर बैठा हो और एक लड़की अगर वो डांस कर रही है एंड इट इज सच वल्गर डांस। और मैं ये सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों की सिर्फ बात नहीं कर रहा कि एक किसी गाने की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूं। I can respond to that. I think कोई वल्गर डांस कहीं पे अगर हो रहा है, उसका शाना बशाना चलने से कोई ताल्लुक नहीं है। शाना बशाना का मतलब कुछ और है। उसका मतलब है कि लड़की को बराबर की एजुकेशन दी जाए, बराबर की जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, वर्क एनवायरनमेंट उसकी सेफ हो, सेफ फ्रॉम हरासमेंट हो। ये होता है शाने बशाने का। अब कहीं कोई नाच रहा है, उसका इन बातों से क्या ताल्लुक है, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। दीज आर वेरी डिफरेंट इश्यूज। ठीक है, और ये साहब देखिए, जैक द रिपर पहला आदमी था कि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सीरियल किलिंग की बुनियाद रखी है। थाउजेंड एंड थाउजेंड सीरियल किलर्स के इंसाइक्लोपीडियाज बने हुए हैं, उसके ऊपर पूरी स्टडीज हैं। बाकायदा साइकोलॉजी के अंदर एक कोर्स पढ़ाया जाता है कि ये क्यों होता है, प्रोवोकेटिव इमेजेस कहां से लेते हैं। आज तक कोई भी सीरियल किलर रिलीजियस बैकग्राउंड का नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में गुल बुखारी साहबा की कहने की बात ये थी कि जनाब अगर प्रॉब्लम आपकी आंख से है, अपनी आंख को दुरुस्त कीजिए। नहीं होता, आंख से नहीं। मैं गुल बुखारी साहब सही कह रहा हूँ? नहीं, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल सही, आप बात मेरी बिल्कुल ठीक समझे हैं। देखें, अगर यहाँ पे अपनी आंख दुरुस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कहां से आंख दुरुस्त होगी भाई? यहाँ पे देखिए मेरी बात, जैक द रिपर को आप यहाँ बैठ के जस्टिफाई करें। मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप कर रहे हैं। मैं नहीं जस्टिफाई, मैं कर रहा हूं। आपने उसके सामने नंगी टांगे दिखाई, वो कहता है मेरे सामने नंगी टांगे दिखाई गई। आप बने जैक द रिपर? मैं नहीं जैक द रिपर बनता। नहीं देखी नंगी टांगे? क्या मतलब ये नहीं है अक्सरियत। इसका मतलब आप अक्सरियत फ्री वे किलर उठाएं। अच्छा, उसके बाद कैलिफोर्निया के किलर उठाएं। दुनिया में जिस जगह औरत बेहूदगी के साथ सामने आई है, वहां कत्लो गारत क्यों हुई है? नहीं आई भाई। क्यों नहीं आई? आपने लाहौर के थिएटर देखे? किसके? लाहौर के। आप दिखे हो? देखते मैंने देखा। तो पता ही नहीं देखता, मेजॉरिटी नहीं देखती, मेजॉरिटी नहीं। सुन लेना। अच्छा, उसके बाद जैक रिपर थाउजेंड एंड थाउजेंड औरतें कत्ल हुई। ठीक है, सबने ये कहा कि साइकोलॉजिकली वो बीमार आदमी था। वो भाई बीमार कौन करता है? प्रोवोकेटिव। सारी साइकोलॉजी
साइकोलॉजी और साइकाइट्री उठा के मार के गड़े में डाल दी है। किसने? आपने आपने पता नहीं कहां से पढ़ के आ गई हैं। अच्छा, आप कहां से पढ़ के आए? नहीं, आप उठाए ना सारे का सारा। उनकी तारीख ये कहती है कि जब हिजान अंगेजी उस वक्त आती है जब माशरे में स्टिमुलाई कोई ऐसी चीज मौजूद होती है। अच्छा, वो मौजूद कहां से होती है? 3-4 चीजों। आपने जैक द रिपर की अगर एग्जांपल दी, आपको याद होगा एक लाहौर के अंदर भी एक जावेद इकबाल नामी एक शख्स था पूरी तारीख जिसने में बच्चों को कत्ल किया सर, था। मैं सुन लेना, बच्चों को कत्ल किया था, उसके साथ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर एक केस इस किस्म का है सर, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक आपको स्टिमुलाई मौजूद ना हो आप ये काम नहीं करते। नफ्सियाती मर्ज होता है, कहां से आता है? उसने कहा, उसने अपना फ्रीवे किलर ने उसने कहा मसला सारा ये है कि मैं फिल्म देख के निकला और आगे जाके उसी तरह की औरत एक बेहुदा लिबास पहने हुई थी, मेरे जज्बात में हिजान कर दी, मैंने कत्ल कर दिया। ये मेजॉरिटी 90% लोगों ने और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड लोग हैं। एक तो ये कवर्ड औरतें जो हैं वो रेप नहीं होती हैं। कवर्ड औरतें रेप नहीं होती क्या? मेजॉरिटी नहीं होती। अरे क्या बात। अच्छा, एवान रिडली ने पता क्या कहा है? इसका स्टार्ट निकालना और ऐसा मुश्किल नहीं है। किसका? इस बात का स्टार्ट निकालना है, जो डिस्कशन हो रही है। सिंपल स्टैटिस्टिक्स है भाई। आप मुझे 99% सीरियल किलर वो हैं। अरे नहीं, 99% सीरियल किलर वो हैं कि जिन्होंने हिजान अंगेज लिबास के अंदर देखा, जिन्होंने हिजाब कोई पोर्नो फिल्म देख के निकला, कोई पोर्नो फिल्म देख के निकला। लेकिन माजरत के साथ एक पॉइंट, अगर एक आदमी यकीन करें, एक मिनट सुन ले। कई ऐसी जगह हैं, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के अंदर, मैं वहां की एग्जांपल देता हूं, कई ऐसी जगह ना वहां पे टीवी है, ना वहां अखबार है, ना वहां इंटरनेट है, लेकिन इस किस्म की बात वहां पे भी होते हैं। अब वहां पे अगर एक आदमी का जहन खराब है, उसकी आंख में ही प्रॉब्लम है, तो वो तो कुछ भी करेगा। मैं उसके जवाब दे दूं कि पूरी दुनिया के अंदर सीरियल किलर सिर्फ वेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। चल नहीं, यहाँ पे भी नहीं, बहुत कम है। जावेद इकबाल, मैं आपको 10,000 गिनाता हूं ना। अच्छा, मैं आपको 10,000 गिनाता हूं। नहीं, ये जी बुकरी आप बात कर रहे हैं। आप ये नेट पड़ा है, इसके ऊपर आप उठाएं, आपको 1000 की लिस्ट मिलेगी। आप गिनवाएं ना। नहीं, मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसलिए मुझे जहालत के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। नहीं, सिंपल सी बात। नहीं, आप अजीब गरीब बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में जावेद इकबाल गिनाते हैं, मैंने 10 गिनवा दिया। एक एग्जांपल दी ना आपने, जैक द रिपर की दी, मैंने जावेद इकबाल की। मैंने फ्री विल की बात की। मैंने उस औरत की, वो जो बैठनी थी कि जो औरतों को, मर्दों को कत्ल करके उसके बाद खून पीती थी और नहाती थी, उसे रिटेलिएशन के तौर पे, वो भी प्रोवोकेटिव की सूरत हाल में, वो कहती है सारी जिंदगी मैंने पोर्नो फिल्म में जिंदगी गुजारी है, बदसूरत औरत थी। लेकिन ओलिया साहब, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जो फखरे आलम साहब एक एग्जांपल दे रहे थे, मैं दोबारा आपकी तरफ वही आता हूं कि ये भी तो एक केसेस है ना। हम तो एक्सट्रीम केसेस पे नहीं जा रहे, हम तो जनरली मुआशरे के ऊपर जो इसका असर है हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मुआशरे में असर बहुत, पता है मसला सारा ये है कि आपने जिस मुआशरे के अंदर 3-4 चीजें, आपने ऑफिस की हैरेसमेंट, आप आज अमेरिका में चले जाएं, आप औरतों को टेलीफोन नंबर लहजा मिले होंगे। ये इसमें किसी मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होता था कि जनाब ये तुम्हारे बाथरूम का टेलीफोन नंबर है। हर रोड पे लिखा होगा 6 o'clock के बाद दरवाजा बंद कर लीजिए। सेक्सुअल हरासमेंट कहां से आई? किस मुआशरे का नाम है? पीटीवी में क्या हुआ? ये नहीं, किस मुआशरे की चीज है? पाकिस्तान। या 4 बंदों की बात करते हैं, वहां पे 99% केसेस होते हैं। हालत यह है कि 55 सेंटर वो है। आपके जो फिगर्स हैं, पता नहीं आप कहां से लेके आते हैं। सबसे ज्यादा रेपिस्ट 99 उधर 1 इधर। और ये मकबूल जान साहब, माजरत के साथ मैं पहले अगर हम अपनी सोसाइटी को डिस्कस कर लें, अमेरिका को डिस्कस ना करें, हम अपनी सोसाइटी को डिस्कस कर लें। और ये मकबूल जान साहब, मुझे बताएं, आज एक बस स्टॉप पे खड़ी हुई औरत जिसने अबाया भी पहना हुआ होता है और जिसने नकाब भी लिया हुआ होता है समटाइम्स, और उसको भी हरास किया जाता है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का विक्टिम होती है, उसको भी विक्टिमाइज उसी तरह से किया जा रहा होता है। तो हम इसको रिलेट सिर्फ उसके अपेरेंटली उसके कंपैरेटिवली सेफ होती है, कंपैरेटिवली सेफ होती है। घर में काम करने वाली मासी सेफ नहीं होती है। और ये मकबूल जान साहब, ठीक है, मेरी बात सुने, काम करने वाली मासी सेफ नहीं होती है। कौन से ऐसे कपड़े पहने होते हैं? नहीं, आई एग्री। मैं ये कह रही हूँ कि हम चले बस स्टॉप पे खड़ी हुई औरत, घर में काम करने वाली मासी सेफ नहीं है। नहीं है, उसने कौन से वो वल्गर कपड़े पहने हुए? नादिया से एक सवाल पूछ लूं। नादिया, आप मुझे बताइए, हमारी बच्चियां, बहनें वगैरह सब यहाँ कल्चर है चलते चलते मर्दों का चुटकी काटना औरत को, कि अमेरिका में? मुझे सिर्फ बताइए। हाँ, तो फिर
ये नहीं, बातें क्या करें? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी सड़क के किनारे खड़ी हुई अबाया और सब कुछ पहनी होगी, उस पे वो सेफ नहीं है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर भी वो चीजें आई हैं, बराबर में आके खड़ा आई हो नहीं जाती है, पाकिस्तानी ज्यादा है और पहले से थी। आई हैं। मुझे मैं गुल बुखारी साहबा से एक सवाल करना चाहूँ। गुल बुखारी साहबा, क्वेश्चन ये, मैं कुछ हद तक आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन दोबारा उस साइड पे जाने पे देयर आर सम लाइंस व्हिच आर डेफिनेटली क्रॉस्ड। ये तो होता है, और देयर आर सिचुएशंस जो कि इस चीज की वाकई प्रोवोकेटिव सिचुएशन बन जाती है। दैट इज फाइन, लेट मी रिस्पॉन्ड। ये हो ही नहीं सकता कि एक मिनी स्कर्ट वाली लड़की उसकी तरफ लोग ज्यादा ना देखें और हिजाब वाली को देखें। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बात ये थ्रू आउट मैं वैसे मर्द के बात अच्छा, चलो मैं काम करता हूँ, एक ब्रेक ले लूं। गुल बुखारी साहबा इसका जवाब जो कोई कंपैरिजन नहीं है इसका उन दोनों ठीक है, मैं एक जरा ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं। जो क्वेश्चन मैंने गुल बुखारी साहबा के सामने रखा है दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर कि जब इस तरह की सिचुएशंस कुछ क्रिएट की जाती हैं, प्रॉब्लम वहां से भी आती है। इसको जरा डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है औरत के किरदार की हमारे माशरे के अंदर। क्या कभी कभार लाइन अबूर कर दी जाती है, जो एक हद होती है उसे क्रॉस कर दिया जाता है, तशहीर के हवाले से, औरत के मुकाम के हवाले से। जिस जगह पे औरत की ज़रूरत भी नहीं होती, वहां पे भी कभी कभार औरत को इस्तेमाल किया जाता है। वो किसकी जानिब से किया जाता है, कभी कभार उसमें मर्जी भी शामिल होती है, कभी कभार ज़बरदस्ती भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी पे हम बात करें। गुल बुखारी साहब, गुफ्तगू वही हो रही थी कि कभी कभार ये तो एग्री आपको करना पड़ेगा, हर सूरत करना पड़ेगा कि हाँ, लाइन हमारे मुआशरती लाइन एक है, हमारी मजहबी लाइन तो है ही है, लेकिन एक मुआशरती लाइन भी है, हम उसको भी कभी कभार अबूर कर जाते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस होनी चाहिए। देखिए मंसूर, मेरा ख्याल है लाइंस हर जगह क्रॉस होती हैं, सिर्फ हमारे माशरे में नहीं होती हैं, हर माशरे में होती हैं। सवाल वहाँ पे आया था कि जो हरासमेंट होती है वो क्यों होती है, वो इन लाइंस और मीडिया पे जो हो रहा है उसकी वजह से होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि जिन माशरों में एक्चुअली बंदिश ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, सेग्रीगेशन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्चुअली विदाउट प्रोवोकेशन हरासमेंट ज़्यादा होती है। अब वही लड़की वेस्ट में जीन्स या स्कर्ट या पहन के फिरती है और मैं देखती हूँ हमारी बच्चियां हैं, नहीं होती, नहीं जरूरत होती। अच्छा, और यहाँ बात कंप्लीट करें जी। एफबीआई के फिगर्स आ गए। एफबीआई फिगर कहता है कि 1980 एक मिनट बात कंप्लीट कर लें। गुल बुखारी साहब जरा बात कंप्लीट। जी बोलें। मैं ये बता रही थी कि बस मेरी बात तकरीबन कंप्लीट ही थी कि हमने अपनी आंखों से जितना देखा है, और हम रोज बाहर जाते हैं और आते हैं और पिछले 30-40 साल से आ जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, और हम हरासमेंट के हालात दोनों जगह देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रोवोकेटिवली जिनको आप कहेंगे कि वो ड्रेस्ड हैं, हमारे हिसाब से उनकी उस तरह हरासमेंट नहीं होती। हम बुरके में हो, अबाई में हो, शलवार कमीज दुपट्टे में हो, आपको दे दूं, मैं उसके बाद उरिया साहब के पास आता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे आपको याद है, वो लाहौर के अंदर जो वाकया हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? खवातीन आई हुई थी, वो एक जलसा अटेंड कर रही थी, वो आराम से वापस जा रही थी, लेकिन उस जलसे के बाद उसके अंदर वो बदतमीजी हुई, उसका कौन कसूरवार है? देखें, मैं आपको अर्ज करूं। पहली बात है, आप इंडिविजुअल इंस्टांसेस सेव करते हैं, एक ओवरऑल बिहेवियर होता है। 1980 के एक साल के वो बताता है, एफबीआई का डाटा में सामने पड़ा हुआ है, 154 सीरियल किलर और एवरेजली 33 औरतें कत्ल की हैं एक बंदे ने। ठीक, अब मैं रीजंस पे आता हूं। मर्द कितने हैं? 154 मर्द हैं। नहीं, वो किलर्स हैं ना, किलर्स, लेकिन उन्होंने 33 मर्द कितने कत्ल किए? हर मर्द नहीं, औरतें, फीमेल सीरियल किलर मोस्टली औरतों के साथ होता है। अच्छा, नंबर 1 लस्ट एंड थ्रिल, मेजर रीजन 46%। ठीक, उसके बाद मल्टीपल मोटिव्स 8%, एंगर 7%, ठीक है, गैंग एक्टिविटी 3%, अवॉइड अरेस्ट 1%, 31% प्रोवोकेटिव ड्रेसेस। ठीक है, ये है एफबीआई की फिगर्स। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि डेटा मौजूद नहीं, इतने लोग किसी दुनिया के एक मुल्क में आ जाए ना, जितने इस एक मुल्क के अंदर हैं, तो आप अजाब आ जाए आपके। अच्छा, आप ये बताएं कि कुछ परसेंटेज उन्होंने साइट की है एज प्रोवोकेटिव ड्रेस, ये असल वजह जरूरी नहीं है कि हो। नंबर 1। नंबर 2, डिफेंड कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी तरफ आपके पास, हमारे यहाँ हालात ये हैं कि हमारे यहाँ तो फिगर्स नहीं है,
हमारे यहाँ आप जाएं, एक तो इस आपको पाकिस्तान के फिगर अंदर ये नहीं मिलते। सूरत-ए-हाल ये है अच्छा, मैं- कि नंबर टू- पाकिस्तान में क्राइम डाटा जो है एटलीस्ट कम से कम, मैं सारी जिंदगी 31 साल इसी एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारा है, क्राइम हर एसएचओ की जो रिपोर्ट होती है थाने की, उसका क्राइम डाटा मुझे, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर आप- 33% औरतें रिपोर्ट नहीं फखरे आलम साहब को स्टेटेड रीजन जो बताता है ना एक क्रिमिनल, उसको आप कॉजेलिटी नहीं मान सकते। अच्छा चलें, बस फखरे आलम साहब ये बताइए, जब आप लोग सेंसर बोर्ड के अंदर होते थे, ये तमाम चीजें, ये बाउंड्रीज, ये लाइंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुआशरे के ऊपर उसके असरात, हाउ डू यू जज दैट? ये किस तरह फैसला करते हैं कि ये गाना या ये सीन या ये अगर एक पर्टिकुलर कोई काम हो रहा है उस फिल्म के अंदर तो वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मंसूर, बड़े क्लियर कोड, जो सेंसर कोड है उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। रिलीजन के खिलाफ कोई बात, किसी के भी रिलीजन के खिलाफ किसी के लिए को भी ऑफेंड करना या ऐसी चीजें, तो वो वैसे ही हमारे सेंसर कोड में लिखी हुई हैं, तो उसको कोई फिगर आउट करना या जज करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो इसलिए वो नहीं है। लेकिन जहां आपने शुरू में भी पूछा सवाल कि वो कुछ लोग हैं जो खवातीन के साथ हरासमेंट करते हैं, तो कहते हैं मुझे फिल्म से जो है इंस्पिरेशन मिली या मुझे किसी से मिली, तो अगर ऐसा कोई रुझान है और ऐसा एक्चुअली अगर हो रहा है, तो फिर तो मैं कहता हूं कि सबसे खतरनाक चीज जो है वो तो क्राइम री एनैक्टमेंट शोज हैं, जो कि जिसके हर चैनल जो है वो अपना बड़ी धड़ल्ले से उस पे तो दिखाता है, पैमरा बड़ी ने एक्शन रेटिंग लिया लेकर ना, आते हैं। फखरे आलम साहब, उस पे तो पैमरा ने एक्शन लिया है, उसको काफी तक महदूद कर दिया गया है, उसके टाइम स्लॉट्स भी चेंज कर दिए गए हैं इसी वजह से, क्योंकि ये जज किया गया कि नहीं, दे वर नॉट ब्रिंगिंग ए गुड इफेक्ट। सो बुनियादी तौर पे टाइम स्लॉट चेंज करने से उस टाइम पे बंदे का रवैया डिफरेंट होता है, उसको What I देखने mean to say is कि कोई एक्शन तो लिया गया ना, at least there was a problem, it was identified and a solution was brought on the but table. I think on the in terms of cinema as well, बिल्कुल सिनेमा का एक इम्पैक्ट होता है, एक सोशल इम्पैक्ट होता है। आप सिनेमा को यूज कर सकते हैं अच्छा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, आप सिनेमा को यूज कर सकते हैं अच्छी फिल्में बना के एक अच्छा माशरती पैगाम मेरा देने के लिए, क्वेश्चन बेहतरी सिर्फ के लिए। फखरे आलम साहब ये है, ये जो आइटम सॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद आइटम सॉन्ग, मुझे लगेगा वो बार-बार शायद व्यूज ये समझे मुझे कोई प्रॉब्लम है आइटम सॉन्ग से, आई एम नो वन टू जज दैट, बट मैं ये कह रहा हूं उसके अंदर जो ड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, दैट इज नॉट अस, ये हम नहीं हैं, ये आप वो हैं जो साथ वाले मुल्क से अडॉप्ट करके यहाँ पे ठोसने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये चीज चूंकि वहां बड़ी पसंद की जाती है, तो आइए यही डिश हम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए मंसूर, ये तो एक ऐसी बात आपने छेड़ दी है कि हम इस पे बात करते रहे, अगर हमें ये पसंद नहीं है और हमें अगर ये चीजें बिल्कुल हम इसको वो करते हैं, रिजेक्ट कर दें, तो मैं कहता हूं इसके ऊपर हमें किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट्स जो है वो खुद बोलेंगे, चीखेंगे। अगर पाकिस्तान हम ये रिजेक्ट करते हैं, ये अगर हमारा हिस्सा नहीं है माशरे का और हम इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, तो फिर ये बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट होनी चाहिए। हम क्या बॉक्स ऑफिस पे किसी के सो बेसिकली कनपट्टी, ठीक है, मेरे कहने का किसी पे आप कनपट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं कहते कि नादिया, सो बेसिकली वो जो कमर्शियल इंसेंटिव आता है वो इसका बैरोमीटर बन रहा है कि जनाब अगर कमर्शियल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है एक सीन दिखाने से, एक गाना दिखाने से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिला वजह एतराज करने की जरूरत नहीं। मंसूर लेट मी करेक्ट यू, लेट मी करेक्ट यू, वेट नादिया एक सेकंड, नादिया एक मिनट, स्टेज थिएटर्स में क्या होता है हमारे यहाँ, कितने हमारे यहाँ जो स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, कितनी खवातीन के लाहौर के Do you थिएटर think that's right? जिनके ऊपर बैन लगता है, तो वो क्या है, वो आइटम सॉन्ग नहीं है, वो हमारा माशरे का हिस्सा नहीं है क्या? वो कोई नहीं है, बराबर वाले यही तो मुल्क मैं से आते कह हैं, रहा हूं कि लोग वो उसको नहीं देखने के लिए जाते है। हैं। नादिया मिर्जा साहब वो नहीं है ना, यही तो लेकिन मैं वो कहने की है, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो है। उसे जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है। बड़ा पुराना मंसूर, उसमें आप ये कहें कि उसको बहुत ज्यादा आपने एक नई शक्ल दे दी है, उसको आपने एक नए वर्जन के साथ आप ले आए हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करता है। अच्छा चलिए, क्या लाहौर में आज भी वो जगह नहीं है? एक काम करते हैं, हमारे जरा साथ रहिएगा, हुआ करते थे। अच्छा चले आप मेरे साथ रहिएगा, मैं एक ब्रेक मुझे लेनी पड़ रही है, लेकिन आपने ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, सही बात है कि अगर आइटम सॉन्ग हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो वो ड्रामास के अंदर भी तो मौजूद है और जिस तारीखी पस मंजर भी इसका दे रही है, ये हकीकत है, वाकई ये होता रहा है, लेकिन क्या मुआशरा मजबूरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता था, या दरअसल में हम लोग दोगले हैं? हम कह तो देते हैं कि शायद हमें ये बात पसंद नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो होता भी है, वो सब कुछ होता है, कई लोग जाके वो देखते भी हैं, उसे रेवेन्यू भी देते हैं और मामला इसी तरह चलता जाता है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है खवातीन के किरदार की, खवातीन की पोजीशन की हमारे इस माशरे के अंदर। ब्रेक पे जाने से पहले नादिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि स्टेज के ऊपर भी तो वही गाने होते हैं, 2 गाने 3 गाने 4 गाने, तादाद इनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, उस पर तो कोई एतराज नहीं हुआ, वो सिलसिला वैसे ही चलता गया। तो अगर फिल्म के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, और ये सब क्या प्रॉब्लम है फिर उसके अंदर ये? और उन्होंने कहा ये तो तारीखी पस मंजर उठा के देख लें, अब पता नहीं कब से डांस होता रहा है। जी मैंने कभी, आपने आइटम सॉन्ग की बात की है, मैं आइटम सॉन्ग की मुखालफत की बात नहीं कर रहा, मैं आइटम सॉन्ग के लिबास की मुखालफत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहां जिन ट्रेडिशनल जगहों का नाम लिया है, उन ट्रेडिशनल जगहों का जो लिबास अगर उस तवाइफ का देखें जो कि नाचा करती थी, उससे ज्यादा भरपूर लिबास बहुत कम औरतें भी पहनती, बल्कि बहुत ज्यादा लिबास वो पहना करती थी। ठीक, स्टेज ड्रामे में क्यों बैन लगता है? आपका प्रॉब्लम स्टेज कपड़ों के साथ है जो शो किए जा रहे हैं। बेसिकली बुनियादी तौर पर फनून लतीफा कभी भी खराब नहीं होते, फोहश खराब भी होते। मैं क्योंकि अब आपने मामला फहाशी का होता है, मानना फनून लतीफा का नहीं होता। गुल बुखारी साहब, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हम एग्री कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि चले कपड़ों का जो इस्तेमाल बिला वजह खवातीन को जो पहनाने की कोशिश कर दी जाती है, वो तो वाकई हमारा माशरा नहीं है। इस पे भी डिसएग्री करेंगे आप? मेरा ख्याल है मैं तो करूंगी, क्योंकि देखें माशरे इवॉल्व होते हैं, एक स्टैटिक जगह पे बैठे नहीं रहते। कोई भी माशरा, ग्लोबलाइजेशन भी है, इवोल्यूशन भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस फलां जो मेरे जहन में है वो माशरा है और जो तुम्हारे जहन में या आपके में है वो नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक सवाल कर सकूं ताकि मैं आपसे डिबेट करूं। ये जो पॉइंट है, ये आप बेसिकली अच्छा चले इन आइटम सॉन्ग्स के जरिए खवातीन को जो कपड़े पहनाने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारे घर के अंदर हमारे बीवी या हमारी बेटी या हमारी बहन इस किस्म के कपड़े एवोल्यूशन होते हुए माशरे का वो पहन सकती है? हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज को? यूरोप में भी नहीं पहनती है, तो मानना पड़ेगा। एवोल्यूशन होते हुए कुछ भी हो सकता है, मैं उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, बात यह है कि अगर मसला यह है ना कि क्या कपड़े हैं, क्या फहाशी हम किस चीज को समझते हैं, उस पर भी अलग अलग लोगों के होते हैं। लेकिन इसी काम के लिए सेंसर बोर्ड्स बनते हैं, इसी काम के लिए बरतानिया में फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन के ऊपर 9 बजे का वक्त जो होता है रात का, वो वाटर शेड कहलाता है, जिसके बाद ऐसी चीज दिखाई जा सकती है जिसको वो समझते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उससे मुतासिर ना हो। जो पुख्ता जहन होता है दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो उसको देखेगा, वो पुख्ता हो चुका है, वो अपना सही काम करेगा, और अगर सही काम नहीं करेगा तो उसको कानून की फिल्म्स का भी हमारे यहाँ फिल्म जो है, आप खैबर पख्तूनख्वा में मुझे मालूम है हर तरह की फिल्में रखती हैं, उस पर कोई वो नहीं है कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। वहाँ पे PG से शुरू होता है, PG-13 पेरेंटल गाइडेंस, 15, 18 एंड एडल्ट प्लस। ठीक है। अब उससे और उसमें किरदार हुकूमत का भी आता है और सिनेमा टिकट ओनर्स का भी आता है और पेरेंट्स का भी आता है, यानी पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो 11 साल नादिया ये जो बात कर रही है गुल बुखारी साहिबा के एवोल्यूशन आ रहा है, ये एक इवॉल्विंग चीज है, हमारा माशरा इसको इसी तरह चलने दें, बिला वजह उसका रास्ता रोकने की कोशिश मत करें। लोग खुद फैसला करेंगे, रेगुलेट कर ले, लेकिन लोग खुद फैसला करेंगे कि उनका जो कल्चर है वो क्या चीज एक्सेप्टेबल होती है। हो सकता है आज से 15 साल पहले एक चीज एक्सेप्टेबल ना होती हो, लेकिन आज वो अब एक्सेप्टेबल हो चुकी है। क्या कहती हैं मंसूर? लेकिन फिर भी कोई तो लिमिटेशंस होंगी ना एक्सेप्टेबिलिटी की भी। मतलब ठीक है, मैं आइटम सॉन्ग को सपोर्ट नहीं करी, मैं नहीं कह रही कि वो हमारे माशरे का हिस्सा है, ना वो हमारे घर का कल हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन मुझे बात बताएं कि आप आइटम सॉन्ग की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारा माशरे का हिस्सा या हमारी फैमिलीज का, हमारे घर का हिस्सा तो बागों में दौड़ना फिरना और गाना भी नहीं हो सकते। बट स्टिल मैं इस बात को थोड़ा सा वो करूंगी, एवोल्यूशन अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी देयर शुड बी सम बाउंड्रीज, देयर शुड बी सम लिमिटेशंस। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है हम उस एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक मैं क्वेश्चन जरा पुट कर लूं, जब इस तरह की बात आती है कि जनाब आप लिमिटेशंस लगाने की बात कर रहे हैं, तो फिर बात आती है कि जनाब आप बिला वजह आर्ट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट फ्रीडम के साथ होता है, फनकार को बाउंड नहीं किया जा सकता, ये फनकार लोग हैं। देखें, अगर लिमिटेशंस ना होती ना तो दुनिया में न्यूड बीच की रिस्ट्रिक्शंस ना होती, सारे बीच न्यूड होते। रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि जहां सिर्फ वही जा सकता है कि जो खुद कपड़े उतारे और वहां जाए। और जहां तक एवोल्यूशन का तल्लक है, मैं पाकिस्तान की एक जिंदा मिसाल आपके सामने देता हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में शायद ही कोई औरत हिजाब पहनती थी, एक औरत हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहना करती थी। पिछले 3 साल पहले उन्होंने और कोई बदतमीजी नहीं होती थी? नहीं, सर्वे किया, हाँ नहीं सर्वे किया, 37% औरतें हिजाब पहनती हैं, ये उनका सर्वे था। और सनसिल्क का हिजाब का शैम्पू मार्केट में आ गया। ये है पेट का कुत्ता, कारपोरेट कल्चर जो होता है, इसको जो आप मांगेंगे वो बेचेगा।
लेकिन उसके साथ साथ इसकी कोशिश ये होती है। माजरत और ये मकबूल जान साहब, फिर आप इस बात से एग्री करें कि इससे इस चीज का ताल्लुक नहीं होता। हिजाब नहीं पहनती थी औरतें, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ कोई मिसबिहेव, कोई हैरेसमेंट नहीं होता था। आज हिजाब पहनती है फिर भी हैरेसमेंट हो रहा है। मैं और करूं, उसकी वजह और है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आपने इर्द गिर्द इतना कुछ उसके मीडिया ने हिजान पैदा कर दिया हुआ है। देखिए, ये मीडिया अजीब और गरीब चीज है। आज 25 साल पहले अपनी शॉपिंग लिस्ट उठा लेना तो आप कम से कम 50 चीजें ऐसी थी जो खरीदते ही नहीं थे। आप शैम्पू नहीं खरीदते थे, आप रात को ये बोतल नहीं पीते। लेकिन औरिया साहब, यही तो बात है, जो गुल बुखारी साहबा कह रही थी कि यही तो एवोल्यूशन है जो हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ये एवोल्यूशन नहीं है, ये बुनियादी तौर पर लोगों के ऊपर, ये लोगों गुजारा करते थे। नहीं, गुजारा की बात नहीं है। पूरी दुनिया ये होता क्या है कि ये लोगों को उस लाइफस्टाइल का आदी बनाया जाता है। बैंकॉक एक शहर है, किया उस पूरे शहर को। एक औरत जो है वो निकलती है ना वहां से, किसी अरब शेख से या किसी अमेरिकन से, वो बाहर निकलती है, वो वहां उन्हीं का पिज्जा खाती है। बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब आपका। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, नादिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फखरे आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारी कोशिश थी जवाब ढूंढने की। ये टॉपिक इस किस्म का है कि इसके जवाब ढूंढना मुश्किल है। आपका मुआशरा क्या है, वो लिमिटेशंस क्या है, वो लाइन क्या है? मेरा ख्याल में हर घर के अंदर इसका फैसला आप खुद बैठ के कर सकते हैं कि अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी या अपनी मां के लिए वो कौन सी एक सिक्योर पोजीशन है जिसमें कभी भी कोई उसे हरास ना कर सके, लेकिन साथ ही साथ आप उसकी फ्रीडम को भी बंद ना करें। ये उसकी मर्जी है, ये फैसला उसके ऊपर छोड़ें। आप सिर्फ एक गाइडलाइन जरूर दीजिए कि हमारे ख्याल में हमारे घर के अंदर हमारे माशरे को इस तरह आगे परवान चढ़ना चाहिए। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।